हाँ जी, टेक्निकल एसईओ वर्सेस एसईओ। मतलब टेक्निकल एसईओ का क्या मतलब है कि टेक्निकली हमने एसईओ करनी है। इसके अंदर अगर अभी हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं। अगर हम एसईओ को देखें तो हम कहते हैं दो तरह की एसईओ है, एक ऑन साइट एसईओ और एक ऑफ साइट एसईओ। अगर आपने ऑन साइट एसईओ की हुई है, इवन आपने ऑफ साइट एसईओ नहीं की हुई, तो भी आप रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेक्निकल एसईओ नहीं की हुई तो आप रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल एसईओ ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है क्राउलर्स को, जो भी हम टेक्निकल एसईओ करते हैं। अब आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि जब मैं टेक्निकल एसईओ की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन कौन सी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले क्या चीज़ है जिसके अंदर कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर, यानी आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि बिल्कुल आपकी वेबसाइट के कंटेंट के मुताबिक डिफाइन हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि हमारी जो वेबसाइट है वो आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है एज ए डिजिटल मार्केटर, तो हम कहते हैं उसमें एक होम का पेज बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसमें एक सर्विसेज का टैब है, यानी कि पेज है, उसके अंदर आपने अपनी सर्विसेज लिखी हुई हैं। सर्विसेज में जाकर आपने लिखा हुआ है एसईओ, एसईओ के साथ पैरेलल आपने लिखा हुआ है गूगल एड्स, फिर आपने पैरेलल लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सब ठीक है। जो मिसलीडिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो ये होगा कि सर्विसेज में जाएंगे और ऊपर लिखा होगा एसईओ, और एसईओ के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिसगाइड कर रहा है क्राउलर को, सही सर्विसेज क्राउलर को भी कर रहा है और यूज़र को भी कर रहा है, दोनों को मिसगाइड कर रहा है। सो ये है आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होनी चाहिए। इसी तरह जो यूआरएल्स हैं आपके, आपने यूआरएल का नाम ऐसा रखा हुआ है जो कि उसके अंदर कंटेंट ही नहीं है, सो इसका मतलब है ये भी मिसलीड करने लगा हुआ है उसको। सो ये है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जो ठीक स्ट्रक्चर हमने बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, चेक क्राउलिंग रिलेटेड इश्यूज इन गूगल सर्च कंसोल। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए सर्च कंसोल बनाना है। बनाया आपने सर्च कंसोल, सीखा है बनाना, सीखा है ना सर्च कंसोल बनाना। कैसे बनाते हैं, बोलना है आप लोगों ने, खामोश नहीं रहना। हाँ जी, पहले गूगल से सर्च नहीं कैसे, मतलब सर्च कंसोल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 जीमेल चाहिए। सर्च कंसोल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमारा जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और सर्च कंसोल उसमें जाकर हमारा बनेगा। सर्च कंसोल हम क्यों बना रहे हैं, आप ज़रा कम बोल रहे हैं। हाँ इनको बोलने दें, मैं बाकियों को भी बुलवाना चाहता हूँ, खामोश रहते हैं सब। लाइबा आप बताएं। वेबसाइट को रैंक करने, वेबसाइट को रैंक करने के लिए हम सर्च कंसोल बनाते हैं। हाँ जी आप बताएं, सर्च कंसोल क्यों बनाते हैं। गुड, वेबसाइट को अप्रूव कराने के लिए, वेबसाइट को गूगल से अप्रूव कराने के लिए कि गूगल वालों की रिलायबिलिटी हो जाए कि भाई उन्होंने अपना क्रोलर भेजना है ना हमारे पास, तो हम उनके पास जैसे यहाँ पर आकर रजिस्टर हुए ना कोर्स के लिए, उसके पास जाकर हम रजिस्टर हो जाते हैं कि भाई ये वेबसाइट हमारी है, हम जो इसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसकी ऑनरशिप भी हमारी है। अपनी वेबसाइट की ऑनरशिप प्रूव करने के लिए हम सर्च कंसोल क्रिएट करते हैं। और हम ऑनरशिप प्रूव कैसे करते हैं, आप बताएं। उसके अंदर कीवर्ड्स लगा के, कीवर्ड्स लगा के, नो, हम वेबसाइट की ऑनरशिप प्रूफ कैसे करते हैं, कीवर्ड्स लगा के। मैंने नो कह दिया फिर भी आपने बोल दिया है? उन्होंने तो चलो पहली दफ़ा बताया, मैंने तो नो भी कह दिया, आपने फिर भी वही बोल दिया। जी आप बताएं। यूआरएल से नहीं, कैसे प्रूफ कैसे करते हैं, मतलब उसको कैसे यकीन आ जाता है कि भाई हमारी ही है। वो सेट करता है कुछ क्या चाहे कोड सेट करता है, कोड सेट करता है। सर्च कंसोल से हम कोड जनरेट करते हैं और उसके बाद उसको जाके हेड में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। जब वो उसको हम अपलोड करते हैं, फिर गूगल उसे क्रॉस चेक करता है कि जो कोड मैंने इन्हें प्रोवाइड किया था क्या ये इनकी वेबसाइट पर पेस्ट हो गया। जब वो उसको मिल जाता है तो वो हमारी वेबसाइट को अप्रूव कर देता है। ये था सर्च कंसोल। ये कहता है कि चेक द क्राउलिंग
रिलेटेड इशू इन गूगल सर्च कंसोल। कहता जब आपने सर्च कंसोल अपनी वेबसाइट का बना लिया, उसके बाद आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में अगर उससे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप सर्च कंसोल में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई एरर्स आ रहे होंगे तो वो भी हमें नज़र आएंगे। नो डाउट ये हमें नहीं पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट क्रॉल क्यों नहीं हो रही। हाँ, अगर कोई वेबसाइट एरर्स होंगे तो वो तो ज़रूर बताएगा हमें। अगर डुप्लीकेशन एरर होगा तो वो कभी भी उधर नहीं बताएगा कि आपने डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ किया हुआ है, डुप्लीकेट की, लेकिन वो क्रॉल भी नहीं कर रहा होगा। वो ये कहेगा जब मैं इस वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर रहा एंड नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स, इतना कह देगा आपको कि भाई इसमें एरर कोई नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं इसे क्रॉल नहीं कर रहा। तो इसका आसान सा मतलब ये है कि आप अब जाकर ज़रा चेक कर लें कि आपने डुप्लीकेशन तो नहीं की हुई, आपने कहीं से डाटा कॉपी तो नहीं किया हुआ अपनी वेबसाइट पे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डुप्लीकेट चेकर बताया था कि वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट चेक करें। चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्निकल एसईओ में सर्च कंसोल शामिल है। टेक्निकल एसईओ से सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराना शामिल है, और टेक्निकल एसईओ में सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट के एनालिसिस करना शामिल है। उसके बाद साइट मैप, XML साइट मैप जनरेट करना। ये क्या होता है? हाँ जी, साइट मैप जनरेट करने से क्या मुराद है? लाइबा, आप लाइबा है? मैंने कहा शायद आप लाइबा हैं, उनसे पूछ रहा हूँ, उनको बताने देना। वेबसाइट जब लिखते हैं उसके आगे सर्च करने के लिए उसको। चलिए अब आप बताएं। सर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताने के लिए, हाँ, क्रॉलर को ये बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जैसे हम अपनी साइट का एड्रेस किसी बंदे को देते हैं कि भाई अगर आपने हमारे पास आना है तो इस एड्रेस को फॉलो करते हुए आ जाओ, इसी तरह हम साइट मैप बताते हैं क्रॉलर को कि ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, और वो एक कोडिंग की शक्ल में होता है। याद रखें कि क्रॉलर को जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, कभी भी क्रॉलर को कोई इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स की सूरत में नहीं जा सकती। क्रॉलर को जो भी इंफॉर्मेशन जानी है वो कोड है, वो एक कोड है। किस तरह का कोड होता है? टेक्स्ट कोड होता है, वो सिंपल टेक्स्ट कोड की शक्ल में उसको जाती है। ठीक है, सो इसलिए हम साइट मैप बनाते हैं, है ना? कैसे जी, कैसे बनाते हैं आप बताएं? फंस गया, ऐसे मेरा दिमाग घूम गया है कि आज मैं आप लोगों से ज़रा पूछ कर आगे जाऊँगा। हाँ जी, साइट मैप कैसे बनाते हैं? साइट मैप ये बता रही है। नहीं सर, मैंने भी बनाया। आप बताएं। ऑनलाइन जाकर ऑनलाइन जाके गूगल पे हमारे पास बहुत सारे फ्री टूल्स हैं साइट मैप जनरेट करने के, वहाँ से जाकर हम साइट मैप बनाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सर्च कंसोल बनाया, हमने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक कर लिया, हमने साइट मैप बना लिया। इसका मतलब है कि हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं। ये सारे पार्ट्स टेक्निकल एसईओ में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी? रोबोट्स फाइल बनाना। और लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि रोबोट्स फाइल बनाना, मिसाल के तौर पर आपने वेबसाइट बना ली तो आपने कहा चलो भैया रोबोट्स फाइल भी बना लेते हैं, लेकिन आपने एसईओ तो की नहीं, तो ऐसी रोबोट फाइल का तो कोई फ़ायदा नहीं ना। यह मतलब ऐसी जगह पर ऐसी है ना बिल्कुल कि जैसे आप कल नीचे जाएं और उनसे कहें आप डिजिटल मार्केटिंग की वो एग्जामिनेशन स्लिप हमें दे दें, जबकि अभी तक आप लोगों ने आप एग्ज़ाम देने के काबिल नहीं है, आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो एग्जामिनेशन स्लिप तो नहीं पहले लेंगे ना आप उनसे। इसी तरह अगर हम रोबोट फाइल उस वक्त बनाएंगे जब हमें लगेगा कि हमने बेसिक एसईओज़ की ऑप्टिमाइजेशन पूरी कर ली हुई है, क्योंकि हम बेसिकली क्या रहे हैं? क्रॉलर को बुला रहे हैं, उसे कॉल दे रहे हैं ना कि आ जाओ हमारी वेबसाइट को देखो और उसको देखो कि हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़ कर लिया हुआ है और उसको रैंक करो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट्स फाइल तो बनानी ही बनानी है, अलाउ और डिस अलाउ करना ही करना है, लेकिन उस वक्त करना है जब आपने अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ कर लिया होगा, कम से कम लैंडिंग पेज को या होम पेज को। ठीक है, अच्छा, रोबोट्स फाइल कैसे बनाते हैं? हाँ जी, आपने लेक्चर लिया, बड़े मुख्तलिफ जवाब आते हैं, हर सवाल के ऊपर ना एक यूनिक जवाब आता है। आप बताएं लाइफ। कैसे बनाते हैं? हाँ जी, रोबोट्स फाइल कैसे बनती है? आपकी झुकी झुकी नज़रें कह रही हैं कि मैं आपसे ना पूछूं, आप बताएं। आप यूँ नज़रें झुकाइए कि ना पूछें मुझसे, आप बताएं। आपके ज़हन से निकल गया। अब्दुल कदीर। सर नोटपैड में जाकर रोबोट्स फाइल, ठीक हो गया, गुड। रोबोट्स फाइल बनाने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं ना रोबोट्स फाइल बनाने के, कौन बताएगा? यूजर एजेंट।
हाँ, यूजर एजेंट स्टैंडर्ड क्या बताता है? आपने लेक्चर ही नहीं लिया था, ओके। आपने उसने लिया तो आपने तो बिल्कुल ही नहीं लिया होगा, आप तो उससे कम आते हैं, है ना जी। आप ही उससे कौन आया हुआ था भाई? मैं, मेरे अलावा भी कोई था उस दिन? नहीं, ये पिछले ट्यूसडे को आपने लेक्चर दिया। अच्छा जी। बहुत सारे यूजर एजेंट में क्या बताते हैं? सही है, सही बताने लगी थी, बताएं। जितने भी जैसे हैं याहू और गूगल वगैरह उन सबको हम बताते सर्च हैं। इंजन को बता रहे होते हैं कि भाई कौन कौन से सर्च इंजन कह रहे हैं, और हम उसमें बताते थे स्टैरिक करके, ठीक है, ओके। और क्या स्टैंडर्ड होता है? सर और उसके बाद अलाउ करना है कि किस किस फाइल को अपने show किस करवाना फाइल है। को या फोल्डर को अलाउ करवाना है, और कौन सा स्टैंडर्ड है जो उसमें बताते हैं? डिसअलाउ, ओके। और वो तो उन्होंने बता दिया, अलाउ और डिसअलाउ। और कौन सा? साइट मैप बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रोबोट की फाइल बनाएंगे उससे पहले आपको साइट मैप जनरेट करना है, तभी उसमें लिख सकेंगे ना कि भाई ये वेबसाइट है, इसका साइट मैप ये वाला है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली? हम सारे के सारे टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स पढ़ने लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगला फैक्टर क्या है? मोबाइल फ्रेंडलीनेस। इसका तो बड़ा आसान सा तरीका है, पहले ही लेक्चर में मैंने कहा था कि भाई चेक कर लो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोटा मोटा फैक्टर तो पूरा हो गया कि भाई मोबाइल फ्रेंडली है, मगर ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। मिसाल के तौर पर क्या है कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पर तो ठीक नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप की तो स्क्रीन ही इतनी बड़ी है, उस पर लोगो भी नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पर, राइट पे मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल पर जाती है तो आपका जो लोगो है और जो टेक्स्ट है वो आपस में अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोबाइल फ्रेंडलीनेस के अगेंस्ट फैक्टर जा रहा है। फिर हम डेवलपर को बताएंगे कि भाई यहाँ तो टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करो और इमेज को थोड़ा छोटा करो ताकि उनका आपस में गैप आए, और इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि कोई बंदा मोबाइल पर देखे तो उससे पढ़ा ही ना जाए, यानी कि उसको स्क्रीन को टच करके बड़ा करके ना देखना पड़े, बल्कि जो इनिशियल फेज में वो उसको देख रहा हो उसमें रीडेबल ज़रूर होना चाहिए और ओवरलैप नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स ओवरलैप ना कर रहे हो। ये है मोबाइल फ्रेंडली होने में जी। आगे चलें। नो इंडेक्स टैग्स, यूज ऑफ नो इंडेक्स टैग्स। अगर आप कुछ पेजेस को इंडेक्स नहीं कराना चाहते तो आपको नो इंडेक्स टैग यूज करने हैं। ये भी मैंने रोबोट्स की फाइल में आपको बताया था कि मेटा के अंदर जाकर आप रोबोट्स बताकर नो इंडेक्स टैग भी, आप रोबोट्स वाली फाइल देखना, उसके एंड पर ये लिखा होगा। ये जितनी भी मैंने पीडीएफ फाइल भी शेयर की हुई हैं आपके ग्रुप्स में, उनको भी देखें आप। उसके बाद क्या आ रहा है? कैनोनिकल यूआरएल इंप्लीमेंटेशन, कि भाई अगर आप अपनी ही वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, होम पेज पे कुछ पड़ा हुआ है और उसी को ही आपने अबाउट अस में भी इस्तेमाल किया हुआ है, किसी एक सेंटेंस को, दो सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को, तो फिर आपको कैनोनिकल का यूज़ करना है। ये भी हमारा लेक्चर हो चुका हुआ है, ठीक है। ये भी एक टेक्निकल एसईओ का हमारा एक मेन फैक्टर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी? ऑप्टिमाइज योर 404 पेजेस। ये 404 पेजेस से क्या मुराद होता है? ऐसे पेजेस जो कि सर्वर पर मौजूद नहीं है मगर सर्वर को डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह के पेजेस हैं जो कि सर्वर पर पहले से मौजूद नहीं है। ऐसे पेजेस को हम क्या बोलते हैं? 404 पेजेस, ठीक है। और इनको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोई टूल का नाम बता दो, आप बताएं। लाइबा आप बताएं, आप बताएं। सर ये वो वाली वो तो एसईओ चेक करने के लिए है जी। आप बताएं। एएचआरएफ का टूल था, ये पूरा एक लेक्चर है, उसके अंदर 3 लिंक्स मैंने दिए हुए हैं आपको, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करें। एएचआरएफ लिंक चेकर, ठीक है। सर ये वो वाला भी पेज हो सकता है कि जिसको सिर्फ नाम दिया और उसके अंदर कुछ ना लिखा हो, वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यानी कि वो आपने सर्वर का उसको कह रहे हैं कि भाई इस HTML फाइल पर चले जाओ, मगर वो वाली HTML फाइल सर्वर पर मौजूद ही ना हो, या पहले कभी मौजूद थी और आपने उसको बाद में रिमूव कर दिया। उसके बाद अगला फैक्टर क्या है हमारे पास? SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। और आगे क्या है? SSL सर्टिफिकेट सबको पता है क्या होता है भाई? क्या होता है? लेयर लाहौर अच्छा लाहौर जी।
सिक्योर, ये क्या होता है SSL, मतलब मुराद क्या है इससे? क्या कहता है ऐड SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट लेने से मतलब क्या होता है, और जिसके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे दिखता है, और जिसके पास SSL सर्टिफिकेट है वो कैसे दिखता है, और फ़ायदा क्या है इसका और नुकसान क्या है इसका ना होने का? सर वो उसके जिसके पास ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता वहाँ पर लिखा होता नॉट सिक्योर वेबसाइट के या URL के हाँ पीछे। जी, बिल्कुल और जिसका बिल्कुल ठीक है, ऐड होता है वहाँ पे लॉग बना होता है और ठीक हो add गया। होता है वो अच्छा, उसके बाद आगे आ गया वेबसाइट स्पीड। हमें वेबसाइट की स्पीड को भी चेक करना है, ठीक है? आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है। अगर वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो ये भी टेक्निकल एसईओ के अगेंस्ट, यानी टेक्निकल एसईओ में ये भी आता है कि आप वेबसाइट की स्पीड को चेक करें। और अगर वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो उसकी वजह क्या है? क्या बड़े बड़े इमेजेस हैं, क्या स्लाइडर की वजह से स्लो हो रहा है, क्या स्क्रिप्टिंग की वजह से स्लो हो रहा है, क्या CSS कोड की वजह से स्लो हो रहा है? फिर हम डेवलपर से कहेंगे कि भाई इनको मिनीफाई करो, इन कोड्स को कम करो जितने ज़्यादा कम हो सकते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट का लोड टाइम अच्छा हो। आपकी वेबसाइट को कम से कम C में तो होना चाहिए, B में हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर A ग्रेड में होगी, इसके लिए मैंने कौन सा टूल बताया था वेबसाइट को चेक करने का? वेबसाइट की स्पीड चेक करना। वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करनी है? मुझे लग रहा है अगले 5-6 लेक्चर मैंने आप लोगों से पढ़ने हैं। जैसे आज पढ़ाया ना आपने मुझे, अगला लेक्चर भी आप ही पढ़ाएंगे मुझे। लिंक दिया था ना आपने? जी, लिंक दिया था। पहचाने लिंक को? हाँ जी, किस नाम से था? बहुत सारे हैं, हमने इसको देख रहे थे। इधर से आकर हम अपनी वेबसाइट का URL देके वेबसाइट को चेक करेंगे कि वो किधर फॉल कर रही है। उसके बाद जो इश्यूज होंगे वो हम डेवलपर को बताएंगे। वेबसाइट की स्पीड का अगर इशू है तो ये मोस्टली कंसर्न है डेवलपर के साथ, लेकिन निकलवाना किसने है? ये SEO वाले बंदे नहीं निकलवाना, ये एरर भी बताना उसी नहीं है कि भाई ये चीज़ें इशू कर रही हैं हमारी, ठीक है? ये है हमारे पास टेक्निकल SEO को हमने एक फाइल की सूरत में मुख्तसरन देख लिया। बच गई हैं? नहीं बची? अच्छा, अब टेक्निकल SEO का अगला लेक्चर देखते हैं जी। अब देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उस पिक्चर में आपको दिखाई हैं, इसीलिए पहले दिखाई थी कि जब मैं ये स्लाइड खोलूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें अब समझ में आ जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO क्या होती है आपको पता है? ऑन पेज के ऊपर जो हम काम करने लगे हुए थे। ऑफ पेज SEO क्या है? जो भी हमने पढ़ने हैं, 1-2 लेसन उसके भी हैं जी, वही चीज़ें आ गई हैं सारी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा? साइट आर्किटेक्चर या साइट स्ट्रक्चर या साइट किस तरीके से बनी हुई है हमारी। मैंने आपको समझाया ये XML साइट मैप बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। साइट स्पीड, ये जो भी हमने वेबसाइट स्पीड की बात की है। डुप्लीकेट कंटेंट, यानी ये बहुत अहम बात है, ये भी टेक्निकल SEO की कैटेगरी में आता है कि आपने इसको चेक करना है कि भाई इसमें डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। सिक्योरिटी, ये इससे क्या मुराद है? SSL, ठीक है ना, इससे मुराद SSL है। और यूज़र एक्सपीरियंस, इसका मतलब है मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, ठीक है? ये सारी वही बातें कर रहे हैं जो हमने उधर की हैं। अब ये देखें, यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, कोर वेब वाइटल। ये कोर वेब वाइटल जब आप गूगल सर्च कंसोल यूज़ करते हैं तो ये टर्म आपको उसमें भी नज़र आती है, ठीक है? कोर वेब वाइटल्स आर गूगल्स 3 metrics फॉर मेजरिंग यूज़र एक्सपीरियंस व्हेन पेज लोड्स। कहता है जब आपका पेज लोड होता है तो उस वक्त जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है, यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब है कि लोग जो वेबसाइट आपकी खोल रहे हैं तो उन्हें खोलने में कैसा फील हो रहा है, तेज़ खुल रही है, स्लो खुल रही है, किस तरह खुलती है,
इसको हम बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स। यूज़र आपकी वेबसाइट को कोई भी बंदा अपने मोबाइल से खोल ले या डेस्कटॉप से खोल ले, उसका URL लिख के एंटर करता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस और दीज कॉल्ड कोर वेब वाइटल्स। और इसके अंदर ये 3 मेन पॉइंट्स हमें समझने हैं। नंबर 1 LCP। देखें, अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें कि वेबसाइट जब लोड होती है आपकी 3 हिस्सों में लोड हो रही है, मतलब पहले लोड होती है, फिर क्या होता है, इंटरेक्टिव होती है, ठीक है ना, इंटरेक्ट, और उसके बाद विजुअली स्टेबल। विजुअली स्टेबल का मतलब ऐसे, मतलब हिलजुल बिल्कुल नहीं रही, ठीक है ना। आप देखते हैं ना बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जब वो लोड हो रही होती है ना, कभी ऊपर होती हैं, कभी कुछ नीचे होता है, कोई कंटेंट कभी ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, और फाइनली वो फिक्स हो जाता है अपनी जगह पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 फेज हैं वेबसाइट के लोड होने के। यही इन फेजेस की वजह से ही आपकी वेबसाइट स्लो है। अगर हम इन फेजेस को कंट्रोल कर लें तो हम, इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट स्पीड में चल रही है। नंबर 1 पहला क्या है जी, LCP। LCP स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब होता है? तीसरी वाली फाइल खोलें जरा, ये देखें आप, मोबाइल की एक शक्ल बनी हुई है, और मोबाइल के ऊपर जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, एक और चीज़ आता है कि मैं बात मोबाइल की कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप से बात शुरू नहीं कर रहा, है ना, मैं लैपटॉप की बात भी नहीं कर रहा, मैं डेस्कटॉप PC की भी बात भी नहीं कर रहा, इसलिए कि क्राउलर जो है वो ये कहता है कि भाई अगर कोई भी चीज़ मोबाइल पर ठीक है तो वो हर जगह ठीक है। यानी उसका जो पहला स्टैंडर्ड है वो क्या है, मोबाइल। यानी आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेस्कटॉप पर भी ठीक नहीं है, और उसने जो उसको ऑप्टिमाइज करना है उसने पहले उसको देखना है कि क्या मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। अभी हमने मोबाइल पकड़ा हुआ है, हमने कोई वेबसाइट खोल लिया, अब आप देख रहे हैं ये वेबसाइट खुल गई है, इसमें कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं जो एक तस्वीर में दिखाई हुई हैं कि कुछ टेक्स्ट है, एक तस्वीर है जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, और एक तस्वीर है जो बहुत बड़ी है। इसके बाद जब ये हिस्सा लोड हो जाएगा तो हम जब नीचे वाला हिस्सा देखना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और फिर नीचे वाला हिस्सा हमें नज़र आएगा, और स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे से नज़र आता जाएगा। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट को खोलें और जो पहली स्क्रीन आपको आपकी वेबसाइट की नज़र आती है, स्क्रॉल करने से पहले इस हिस्से को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है अबव द फोल्ड कंटेंट, और वो ये कहता है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में जो आपका सबसे हैवी पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो LCP को मेजर करेगा। समझ आ गई ये बात की? अगर हम इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में अबव द फोल्ड कंटेंट में जो दिखने में सबसे हैवी लग रहा है वो क्या है, पिक्चर है ये वाली। सो इस पिक्चर के लोड होने का टाइम वो चेक कर रहा है। यानी उसने करना क्या है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में जो कुछ भी उसको नजर आ रहा है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसने कितनी देर में लोड होना है, ये है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। यानी कि लार्जेस्ट कंटेंट जो है वो कितनी देर पे स्क्रीन पर पेंट हो जाता है, आपका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो कितनी देर में स्क्रीन पे नजर आ जाता है, पेंट हो जाता है आपको। ठीक है, अब आ जाए वापस उसी फाइल में। स्टैंडर्ड बता रहा है क्या, कहता है गुड 2.5 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स तक इज फाइन। यानी कि आप ऑरेंज कलर में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बुरी हालत नहीं है, जिसको मैं C कह रहा था कि C कैटेगरी में चले जाएं, तो C कैटेगरी में आपको ऑरेंज में रखेगा ये। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा होगा, 4 सेकंड से भी आपका कंटेंट ज़्यादा हो, यानी ये लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट लोड होने में अगर इतने टाइम से ज़्यादा टाइम लेता है तो इसका मतलब है कि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर हम डेवलपर से कहेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है काम, इसको आप देखें। यानी इसका मतलब क्या, ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर जैसे हम उस तस्वीर में देख रहे थे, इमेज बड़ा था तो मैंने क्या कहा था, जैसे आप बुक्स देखते हैं तो बुक्स में भी तस्वीरें होती हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं होती हैं। तो SEO के हवाले से हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये ना समझें कि भाई बड़ी तस्वीर होगी तो इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, और हम ये कहें कि भाई डेस्कटॉप पे तो चलो बड़ी छोटी ठीक लगेगी तो मोबाइल पर तो और छोटी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमने इमेज को आइकॉन तो नहीं बनाना,
मतलब आइकॉन की शक्ल में नहीं होना चाहिए, लेकिन इमेज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। इमेज बहुत छोटे साइज में हो, नॉर्मल साइज में हो। समझ में आ गया एलसीपी क्या चीज़ है। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या था, लोडिंग वाला, इस पार्ट से वो आगे चला गया। अगला पार्ट जो है वो इंटरेक्टिव होने वाला पार्ट है कि वेबसाइट कितनी देर में इंटरेक्टिव होगी। अच्छा, एक स्टेबल होना और चीज़ है और इंटरेक्टिव होना और चीज़ है। इंटरेक्टिव का क्या मतलब है कि अब आपको सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं, और स्टेबल होने का मतलब क्या है कि सब चीज़ें फ्रीज हो गई हैं। अच्छा, अब वो क्या कहता है जी, FID स्टैंड फॉर फर्स्ट इनपुट डिले, ठीक है। वो क्या कहता है, कहता है ये इंटरेक्टिव होने में, मतलब इंटरेक्टिव होने का क्या मतलब है कि उस अबव द फोल्ड कंटेंट में जो चीज़ें आपको दिख रही थी वो सारी की सारी ही आ गई हैं, लेकिन अभी भी उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो शिवरिंग कर रही हैं। कुछ बटन ऐसे होते हैं सम टाइम, खासतौर पर जब हम ई-कॉमर्स की साइट पर जाएं, ऐड टू कार्ट का बटन अभी जाते ही आप उस पर जाएं तो आप देखते हैं कि टच करते हैं तो एकदम वो फील होता है कि वो आपकी फिंगर से नीचे चला गया, मतलब वो उस वक्त स्टेबल नहीं हुआ होता, ठीक है। तो उसने कहा ये कितनी होनी चाहिए, 100 मिली सेकेंड्स, ठीक है। और अगर 300 तक हो तो फाइन, इससे भी ज़्यादा टाइम ले रहा हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डेवलपर को हमें बताना है कि ये क्यों नहीं हो रहा। और तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है जी, CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसे हम बोलते हैं कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि लेआउट पर जो पड़ी हुई चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, एक जगह पे नहीं है। अब ये एक जगह पे क्यों नहीं होगी, कब शिफ्ट होंगी? वो शिफ्ट सिर्फ उस सूरत में होंगी जब उनके साइजेस जो हैं वो मेंशन नहीं होंगे। तो जब गूगल उसको एडजस्ट कर रहा होगा स्क्रीन पे, मिसाल के तौर पर आपके 4-5 इमेजेस ऐसे हैं जिनको आपने साइज ही नहीं किया हुआ, ठीक है, एक ये रीज़न हो सकती है। अब गूगल क्या करेगा, गूगल कहेगा भाई इसकी कितनी बड़ी वेबसाइट है, उसको एडजस्ट करेगा वो, तो एडजस्ट करते हुए कभी ऊपर करेगा कभी नीचे करेगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये भी CLS में आएगा। उसके बाद सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल फ़ॉन्ट्स नहीं होते। नॉर्मल फ़ॉन्ट्स ना होने का मतलब क्या है कि वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी वेबसाइट उसके मोबाइल पर या उसके लैपटॉप पर खुलेगी तो उसको एक असाइनमेंट हमने और भी दे दिया है। और वो कौन सी असाइनमेंट दे दी है कि फ़ॉन्ट भी डाउनलोड होंगे। अब ये जब फ़ॉन्ट डाउनलोड हो रहा है तो ये वाला प्रोसीजर भी स्टेबल होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाला इशू भी हम उसको बताएंगे। अब फ़ॉन्ट डाउनलोड होने का इशू तो बड़ा आसान है कि हम उसको ये कहेंगे कि भाई इस तरह करो कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट को स्वैप कर दो, यानी कि आप स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट उस पर लगाओ, लेकिन यूज़ आप अपने वाला ही करना है। जब तक वो डाउनलोड ना हो जाए उस वक्त तक यूज़र को स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट नज़र आए, और जब वो हो जाए तो फिर उसको रिप्लेस कर दो उस फ़ॉन्ट से। लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है कि आप इस तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने की बजाय स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करें जो कि आपको पता होगा हर किसी की वेबसाइट पर, हर किसी की डिवाइस पर मौजूद होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, मोबाइल फ्रेंडलीनेस की बात भी होगी, HTTPS की बात भी होगी जी। सब चीज़ें वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दी है। क्या है, चेक वेबसाइट फॉर क्रॉल एरर्स। ये क्रॉल एरर्स कहां से चेक होंगे, क्रॉल एरर्स कहां से चेक होंगे, गूगल सर्च कंसोल से चेक होंगे। आपने सर्च कंसोल में जाना है और वहां जाकर चेक करना है। और क्रॉल एरर चेक करने का मतलब ये नहीं कि मैं अभी कंसोल बनाऊं और मैं फिर आधे घंटे के बाद कहूँ अब जरा क्रॉल एरर भी चेक कर लेते हैं। क्रॉल एरर तो उस वक्त आएगा ना जब क्रॉलर आएगा, जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा और उसे कुछ लगेगा कि इसमें गलत है तो होगा। तो इसका मतलब है कि ये एरर्स हम 15-20 दिन से पहले चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी टाइम में क्रॉलर ने आपके पास आना है। मतलब 15 दिन नहीं लगते हैं, लेकिन कंटेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर के विजिट्स बहुत ज़्यादा हों तो आप फ्रीक्वेंटली अपना डाटा अपडेट करें और फ्रेश कंटेंट उस पर लेकर आए। ब्रोकन लिंक्स ये भी देख लिया हमने, रीडायरेक्टर्स लगे हुए हैं, रीडायरेक्टर भी पढ़ा ना हमने अभी। क्रिएट यूजर फ्रेंडली साइट आर्किटेक्चर, जिसको भी हमने देख लिया। रोबोट्स को भी देख लिया। ये क्या है,
सर्च इंजन एंड यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स, कहता है यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स भी आपके होने चाहिए। यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स का क्या मतलब है? यूजर फ्रेंडली मतलब है कि भाई वो कोई बंदा कीवर्ड लिख के ढूंढ रहा है, तो जब आपकी वेबसाइट पे वो क्लिक करे तो उसका जो यूआरएल है वो भी उस कीवर्ड से होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स आपने बनाने हैं। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, HTML फाइल में तो हम बना ही लेंगे यूज़र फ्रेंडली। तो ये वर्डप्रेस की स्क्रीन है और यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रही होती है, ये पोस्ट पे गए हैं हम लोग, जो पोस्ट उसमें लिखी जाती हैं हम लोग। ठीक है, अगले लेक्चर में होप्स हो कि मैं वर्डप्रेस खोलूँगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है URL स्लग, ये टर्म यूज़ कर रहा है वर्डप्रेस। स्लग का क्या मतलब है कि भाई उसका जो URL है वो किस तरह का होगा, बजाय इसके कि इसकी URL पे लिखा होता है ABC-005-123, तो ये तो कोई मैसेज नहीं दे रहा। तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने URLs को खुद से डिफाइन कर लो अपने कीवर्ड्स के मुताबिक। तो इस तरीके से हमने ये कीवर्ड डिफाइन कर दिया, हाउ टू रीडायरेक्ट अ वर्डप्रेस साइट, यानी कि बेसिकली उसका ये कीवर्ड था जिसे कोई ढूंढ के यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो कि इसमें भी हमने डैश यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने अपने URLs बनाने हैं और वर्डप्रेस में इसको स्लग बोलते हैं। ठीक है जी, डुप्लीकेट कंटेंट को देखना है हम लोगों ने, ये हम बार बार देखते आए हैं। 301 का रीडायरेक्टर अगर हमें चाहिए तो वो लगाना है, और आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैनोनिकल टैग का भी इस्तेमाल हम लोगों ने करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताई हैं और यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल के साथ ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास टेक्निकल एसईओ। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो हम लोग करेंगे वर्डप्रेस, कि वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट हो, अब वर्डप्रेस की एसईओ बड़ी आसान होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ चाहिए प्लगइन। वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए हमें सिर्फ प्लगइन चाहिए, और उसके बाद वर्डप्रेस में जो वेबसाइट बनी होगी उसमें टाइटल भी होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन भी होगी। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसमें हेडिंग स्टाइल्स लगे होंगे, उसमें पैराग्राफ्स बने होंगे। अगर उसमें हाइपरलिंक्स नहीं होंगे तो हम उसको देखेंगे, यानी उसमें हमने जो, और उसमें इमेजेस भी आ रहे होंगे। तो हमें वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हमें कोई कोडिंग नहीं करनी। वहाँ पर हमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह जाके फॉर्मेटिंग करनी है। और मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है और वहाँ पर H1 का टैग यूज़ नहीं हुआ यहाँ गलत इस्तेमाल हुआ है, तो हम जाकर उसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे वर्ड में जाकर कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं और फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी तरह फॉर्मेट करेंगे। हाइपरलिंक लगाना होगा, नहीं लगा हुआ हाइपरलिंक, तो सिलेक्ट करेंगे और मेन्यू पे लिंक के बटन पे क्लिक करके हाइपरलिंक बना देंगे उसका। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सब काम कोडिंग से कर रहे थे, वहाँ पर जो भी काम होगा सारा ग्राफिकल होगा। इसी तरह वहाँ पर भी सर्च कंसोल की बात होगी, वहाँ पर भी रोबोट्स की बात होगी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्ट इन है। यानी कि ये सारी काम हमको वहाँ पे, क्योंकि ये बिल्ट इन कैसे हो गए हैं, बिल्ट इन का क्या मतलब है, वहाँ पे पहले से ये चीज़ें मौजूद होंगी। कैसे हुए, क्योंकि हमने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। कौन से प्लगइन्स हैं जो पॉपुलर प्लगइन्स हैं, मैंने आपको बताया था, योस्ट और रैंक मैप। ये दो प्लगइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और प्लगइन्स भी हैं एसईओ के हवाले से, लेकिन ज़्यादा ये वाले इस्तेमाल होने वाले प्लगइन्स हैं उसमें। ठीक है, सो इसके साथ हमारा ऑन साइट एसईओ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगले लेक्चर में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है कि मुझे आपकी वेबसाइट चाहिए, चाहे वो 40% कम्प्लीटेड हो, जितनी भी हो। सब लोगों ने मुझे जीमेल के ऊपर, मैंने ग्रुप में अपना जीमेल शेयर किया है, उस जीमेल के ऊपर आप लोगों ने मेरे से वो शेयर करनी है, सब स्टूडेंट्स ने शेयर करनी है। ठीक है, और हमारा जो लिंक बिल्डिंग है उसके 1 से 2 लेसन होने हैं हमारे, इसलिए कि लिंक बिल्डिंग एक मैनुअल टास्क है। ये जितना भी था ना इंटेलेक्चुअल काम जो था वो सारा ऑन साइट एसईओ में था और टेक्निकल एसईओ में था। लिंक बिल्डिंग का क्या मतलब है, लिंक बिल्डिंग लाइक अ डाटा एंट्री टास्क, कि हम ढूंढेंगे कि भाई हम कहाँ कहाँ जाकर किस किस साइट पर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएं। यानी हमने लिंक लगाना है जिसमें हमने जाकर अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देनी है। सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग, और ये प्रोसीजर लॉन्ग टाइम प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हैं। सो 2 लेसन इसके होंगे और उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक हो चुके हैं पहले हमारे? यूट्यूब, बिजनेस प्रोफाइल, गूगल एड्स नहीं हुआ और सोशल मीडिया नहीं हुआ, है ना, यही तो रह गए ना। इसके बाद हम गूगल एड्स पढ़ेंगे क्योंकि वो भी एसईओ से रेलिवेंट है, मतलब इसी तरह का टॉपिक है। और उसके बाद फाइनली हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे, ठीक है।